हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी2 लर्निंग। मैं देवन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा आज आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो बेटा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोरिंग चैप्टर है, राइट। 2 से 3 सवाल बेटा ऑप्टिक्स में से पूछे जाते हैं। उसका पार्ट 1 रे ऑप्टिक्स हम कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं बेटा, जिसमें हमने कंप्लीट रिफ्लेक्शन देख लिया है बाय प्लेन मिरर्स एज वेल एज स्फेरिकल मिरर्स। यानी कि हम लोगों ने प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड जितने फिनोमेना थे बेटा वो सारे के सारे रैप अप करके साइड में कर दिए पिछले 3 वीडियोस में। तो अगर आपने रे ऑप्टिक्स पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस बिकॉज दे विल बी रियली हेल्पफुल। बेटा आपको काफी हेल्प उससे मिल जाएगा, ठीक है। और आप पूरे चैप्टर को लिंक करके एज अ होल उसको ग्रिप में ला सकते हो, राइट। और अगर आपने देख लिया तो बेटा वेल एंड गुड, देन यू स्टार्ट विद द फोर्थ पार्ट। और बेटा इसके अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं रिफ्रैक्शन, करेक्ट। बेटा हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा टेक आउट योर नोट्स कॉपीज, प्रॉपर्ली आराम से इत्मीनान से नोट्स बनाओ, ठीक है। धीरे धीरे करके चैप्टर को समझो, इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डाल रहा हूं, राइट, ताकि आप इसको आराम से एक बार में थोड़ा कंटेंट समझ सको, एब्जॉर्ब कर सको और तब जाके आगे बढ़ना बेटा, करेक्ट। और जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है उसके क्वेश्चन साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे कि रे ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका है, तो आप रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन कर चुके होने चाहिए। सेम वे आज रिफ्रैक्शन का एक पार्ट खत्म कर देंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। दिस वे बेटा यू विल कीप ऑन गेनिंग द कॉन्फिडेंस विद एवरी लेक्चर। आपको लगने लगेगा हाँ यार ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर मेरे ग्रिप में आ रहा है, राइट। एंड दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बेटा। अब देखो इसको यहीं पे खत्म करते हैं और क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, स्ट्रेस नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, बहुत आराम से इत्मीनान से बेटा चैप्टर को कवर करना है, राइट। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक्स देख लेते हैं कि भाई ये होता क्या है, क्या क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस पे से बन सकते हैं, राइट, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो एज फार एज रिफ्रैक्शन इज कंसर्न, राइट, रिफ्रैक्शन इज बेसिकली, रिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो बेटा इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर। यानी कि बेटा जब कभी भी लाइट, जैसे यहां पे ये एक मीडियम से जा रही है और बेटा ये दूसरे मीडियम में चली गई, यानी कि ये क्या कि मीडियम 1 से लेकर के लेट से मीडियम 2 में जा रही है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बेटा वो स्लाइटली बेंड करती है। अच्छा बेंड कैसे करती है, ये जो नॉर्मल हमने बताया ना, परपेंडिकुलर, लंबवत जिसे कहते हैं, करेक्ट। तो ये नॉर्मल के या तो पास चले जाएगी या तो दूर चले जाएगी। मतलब इफेक्टिवली बेटा ये ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये क्या कर गई, नॉर्मल से थोड़ा सा पास आ चुकी है, करेक्ट। तो बेटा ये जो फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसी फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं बेटा, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं, करेक्ट। अच्छा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर नॉर्मल के पास जाएगी कि दूर जाएगी, ये कैसे पता चलेगा। तो बेटा उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। बोले मतलब समझाता हूं। मतलब ये कि बेटा लेट से हम कह रहे हैं कि ये जो मीडियम है ना, ये अपने पास कौन सा है बेटा, रेयरर मीडियम है, ठीक है। ये अपने पास कौन सा मीडियम है बेटा, ये अपने पास डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट घट जाती है, रेयरर मीडियम वो होता है जिसकी स्पीड बढ़ जाती है या ज्यादा होती है। तो आप देखो जब स्पीड घट जाती है ना बेटा, तो ऐसे समझो कि डेंसर मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में क्या होता है कि बेटा आप थोड़ा सा पास में आ जाते हो, यू अंडरस्टूड। तो जो भी नॉर्मल है उसके पास में आ जाएंगे, डू यू गेट इट। उसी तरह से बेटा अगर उल्टा कर दिया जाए, मतलब मैं बोलूं कि नहीं मेरे पास तो जो पहला मीडियम है वो कैसा है बेटा, डेंसर है, और जो दूसरा मीडियम है वो मेरे पास कैसा है, रेयरर है। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में बेटा जब लाइट मूव करेगी तो देखो ये नॉर्मल से कहां चले जाएगी, अवे मूव कर जाएगी, यू अंडरस्टूड। तो यहां क्या किए, अवे मूव कर गई, और यहां पे क्या किया बेटा, टुवर्ड्स मूव कर गई, टुवर्ड्स। समझ गए बात को। तो इट डिपेंड्स कि आप किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हो, राइट। तो बेटा ऐसे आप याद रख सकते हो DAR, मतलब जब डेंसर से रेयरर जाते हैं तो अवे जाती है, करेक्ट। कोई दिक्कत, डेंसर टू रेयरर अवे, तो बेटा रेयरर टू डेंसर उसका उल्टा टुवर्ड्स। आई होप ये सबको पहले से भी आता होगा, बट फिर मैं एक रिवीजन करा दिया सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया, राइट। अच्छा इसके अलावा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है उसका ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज चेंजेस। आपसे ये बोलेगा, ऑप्शन में दे देगा वेवलेंथ, स्पीड और इसके साथ साथ क्या देगा, फ्रीक्वेंसी। फिर बोलेगा बताओ क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। तो आप बोलोगे अरे भाई जब मीडियम बदल रहा है
तो स्पीड तो बदलेगी बदलेगी, बिल्कुल सही। यानी कि अगर हम बात करें तो बेटा स्पीड तो चेंज होती ही होती है, 100% चेंज होती है। अच्छा, स्पीड के साथ साथ बेटा वेवलेंथ भी क्या करती है, चेंज कर जाती है, करेक्ट। यानी कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगी तो एक तो स्पीड बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, और वेवलेंथ बदल जाएगी। तो फिर क्या नहीं बदलेगा? अरे भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नहीं बदलेगी। बोले क्यों? फ्रीक्वेंसी बेसिकली बेटा प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। सोर्स बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, सोर्स सेम रखोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। बोले ठीक है सर, समझ आ गया। मतलब अगर कभी आपसे पूछे बेटा रिफ्रैक्शन में कि क्या बदलेगा, तो वेवलेंथ एंड स्पीड, क्या नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये जो अभी तक का पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा पॉइंट था ये वाला जिसे आपको ध्यान रखना है। बाकी रिफ्रैक्शन यू ऑलरेडी नो इट, राइट। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बेटा अब हम ना थोड़ा सा अब काम की बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ा नया है, राइट। ऑल्दो ये भी काफी बच्चे फेमिलियर है, बट फिर भी थोड़ा सा काम का पॉइंट है, राइट। देखो हम बात करने जा रहे हैं बेटा अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। ये दो क्वांटिटीज है ना। फिर एक तो लॉज होते क्या क्या है, उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, और उस पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वैसे बेटा क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। बोले ठीक है सर स्टार्ट करो। देखो बेटा हमने कहा कि अगर इस रे को देखोगे, है ना, जो रे अभी हमने लिए, लेट्स से बेटा इस रे की अगर बात करें, दिस इज इंसिडेंट रे, ये हमारा सोर्स है, ठीक है। यहां से एक रे निकली, इसको हमने बोल दिया इंसिडेंट रे। बेटा ये अपने पास क्या है सर, ये तो नॉर्मल जैसा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। बेटा ये जो एंगल है ये क्या है सर, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मैंने कहा ये बात भी सही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। अच्छा इसके बाद बेटा ये जो रे यहां पे निकल के आई इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्टेड रे। और बेटा जब ये एंगल बनाएगी नॉर्मल से तो ऑफ कोर्स इसको बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बेटा हमारे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एक इंसिडेंट रे, ठीक, एक नॉर्मल है, ठीक, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब बेटा इनको कंसीडर करते हुए अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करूं तो बेटा जो पहला लॉ होता है वो तो एग्जैक्टली वही पहले जैसा होता है जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। बेटा ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, ऑल लाई इन सेम प्लेन, करेक्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे बेटा ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बोले सर कैसे, एक बार दिखा दो डायग्राम में जरा सा। मैंने कहा लो फटाफट से देख लेते हैं, है ना, फटाफट से देख लेते बेटा। अरे कलर चेंज करें यार इसका। ये देखो बेटा ये प्लेन दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो ये जो पूरा का पूरा प्लेन है इसी में इंसिडेंट रे, इसी में नॉर्मल है और इसी में रिफ्रैक्टेड रे। तो ये तो बहुत बेसिक सा लॉ है, इस पे एज सच कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है, राइट, बस पता होना चाहिए। अच्छा अगर हम बात करते हैं बेटा सेकंड लॉ, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो सेकंड लॉ है ना बेटा इसी में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। मैं पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। सेकंड लॉ कहता है बेटा कि आप जिस मीडियम की बात कर रहे हो, लेट्स से हम इसे कहते हैं मीडियम 1, इसे हम कहते हैं मीडियम 2, कोई दिक्कत। तो हमने कहा कि μ1 इंटू साइन आई, यानी कि जिस मीडियम के साथ एंगल की बात करें, जिस मीडियम में एंगल है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसी मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। यहां पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमें पता है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी हमें पता है, लेकिन ये μ1 μ2 क्या चीज डाल दी सर आपने, ये तो अभी तक बोला ही नहीं आपने कभी भी। तो मैं समझाता हूं बेटा, ये जो म्यू है ना, this mu is actually known as बेटा refractive index। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में अपवर्तन गुणांक, राइट। तो अब आप बोलोगे सर ये तो नंबर समझ, हम तो समझ आ गया कि भाई इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, पर इसका मतलब क्या है ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेटा वो मैं समझाता हूं आपको, है ना। पहले आप इतना कॉपी कर लेना कि बेसिकली जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमारे पास दो हैं, राइट, IR RR N ऑल लाई इन द सेम प्लेन, किसी काम का नहीं है, ये बहुत काम का है। μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। और इसे ऐसे याद रखना बेटा कि जिस प्लेन में एंगल ऑफ इंसिडेंस उस प्लेन का म्यू का प्रोडक्ट सेम रहता है। अभी तो यहां पे 2 मीडियम है तो दिक्कत नहीं, अगर 10 मीडियम हो जाते तो भी हम उसे लगा सकते थे। बोले सर मतलब, मैं समझाता हूं, देखो अच्छे समझना, ठीक है। काम की चीज बता रहा हूं बेटा, जैसे मानो अपने पास एक बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री, तीसरी बाउंड्री, ठीक, इस तरह की बाउंड्री आ जाती। अच्छा इसके बाद अपने को बोला जाता है कि चलो रेस की बात करते हैं,
तो रेज देखो, मान लो एक रे ऐसे गिरती, ठीक, फिर हो सकता है ये थोड़ी अभी बेंड कर जाती, फिर हो सकता था कि ये थोड़ी और बेंड कर जाती, फिर वापस ऐसे कुछ करती। बोले ठीक है सर। तो यहां पर बेटा अगर ध्यान से देखते, राइट, तो अगर हम यहाँ नॉर्मल बनाते तो यहाँ पे ऐसी नॉर्मल बनती, यहाँ पे ये नॉर्मल बनती, यहाँ पे ये नॉर्मल बनती। इस एंगल को मैं बोलता एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे मैं बोलता R1, तो ये भी R1, ठीक। फिर इसे मैं बोलता R2, तो ये भी R2, और फिर इसे मैं क्या बोलता है E, ठीक। एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर निकल रहा है। कोई दिक्कत? आप चाहो तो इसको कुछ और भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बस ये बताना चाह रहे हैं, बेटा कि आप देखो, म्यू की मैं बात करने जा रहा हूं, ये म्यू1, ये म्यू2, ये म्यू3, ये म्यू4। तो जो स्नेल्स लॉ है ना, वो ऐसा नहीं कि एक ही बाउंड्री पे लगता है, आप जितनी मर्जी बाउंड्रीज पे लगा दो। मतलब मैं इस वाले पार्ट के लिए लिख सकता हूं बेटा म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन R1। कोई दिक्कत? फिर जब यहां देखोगे तो म्यू1 साइन R1, करेक्ट। अच्छा म्यू2 है ना, हाँ, म्यू2 साइन R1 किसके बराबर हो जाएगा? म्यू3 साइन R2, यानी कि दिस इज इक्वल टू म्यू3 साइन R2 इक्वल टू, फिर एक पार्ट आगे आ जाएंगे तो अपने को मिल जाएगा म्यू4 साइन E। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, तो जिस मीडियम में हम हैं, है ना, यानी जिस मीडियम में एंगल है उसके साथ का म्यू, तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दैट एंगल, फिर से म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, फिर से म्यू गुणा साइन ऑफ एंगल, म्यू गुणा साइन ऑफ एंगल। तो यहां तो 4 लिए, मैं कह रहा हूं 4000 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी मर्जी बाउंड्रीज ले लो, हर मीडियम का म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ उसका एंगल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इसे कहते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। समझ गए मेरी बात को? तो स्नेल्स लॉ आप जितनी मर्जी बाउंड्रीज पे लगा सकते हो, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसे हम बाद में देखेंगे भी बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस भी है, राइट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो स्नेल्स लॉ को हल्के में नहीं लेना बेटा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, लिटरली क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो एक बार इसे समझ लो, कॉपी कर लो अपनी नोट्स कॉपी में, एक बार वीडियो पॉज करके जितना अभी तक बताया उसको एक बार हल्का सा देख लो, फिर मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, ठीक है। देखो बेटा मैं बता रहा हूं आपको, इस चैप्टर को हम बिल्कुल आराम से लेकिन थोड़ा सीरियस मैनर में करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। चैप्टर नहीं है, ये पूरी यूनिट है, राइट। तो इसे हमको इसकी वेटेज ऐसे समझ लो कि इसकी वेटेज उतनी है जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उससे ज्यादा वेटेज इसकी, समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म जितनी, दोनों को मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स में से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो कितना बड़ा यूनिट है, 2 महीने चलता है, ये मुश्किल से 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड? तो थोड़ा आराम से, है ना, बिना परेशान हुए एक बार इसको कॉपी करो, समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर आगे बढ़ो, राइट। तब मैं आपको लेके चलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वापस। तो देखो जहां तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? म्यू। तो जहां तक बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ये ना हमारे पास इफेक्टिवली बेटा 2 तरह का होता है, ठीक है, 2 तरह का। एक जिसे हम कहते हैं बेटा एब्सोल्यूट, ठीक है, और एक बेटा होता है रिलेटिव। आप बोलोगे सर मतलब? अरे नाम से ही पता चल रहा है मतलब। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता था? एब्सोल्यूट का मतलब बेटा जब कोई भी चीज किसी एक ऐसे रेफरेंस के साथ हो, राइट। ऐसे रेफरेंस मतलब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, समझ लो। मैं लिख के बताता हूं, यानी कि म्यू की अगर मैं बात करता हूं तो म्यू इज एक्चुअली डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर लाइक वैक्यूम की, मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। मतलब इफेक्टिवली अगर इसको लिखना चाहे बेटा तो दिस इज C डिवाइडेड बाय V। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, करेक्ट, ये C बाय V, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी मीडियम की अगर बात करें तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में ऊपर क्या होनी चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। उसी के रेशियो को बेटा हम लोग क्या कह देते हैं? उसी के रेशियो को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं। और सिंस हम वैक्यूम यानी कि निर्वात के सापेक्ष रिलेटिव देख रहे हैं, इसलिए बेटा हम इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। बट इसी की जगह कभी कभी बेटा हमें क्या दिया जाता है? 2 अलग अलग मीडियम दे दिए जाते हैं। देखो मैं समझाता हूं कैसे। 2 अलग अलग मीडियम कैसे? हमें बोला जाएगा μ2 1।
आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है म्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 1। अब यहां म्यू 2 और म्यू 1 एब्सोल्यूट है, यानी आप म्यू 2 को लिख सकते हो c बाय v2 और इसको लिख सकते हो c बाय v1। मैं लिख भी देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मतलब इसको लिख सकते हो c बाय v2 डिवाइडेड बाय c बाय v1। तो बेटा इफेक्टिवली जब निकालोगे तो ये आ जाएगा v1 बाय v2। बात समझ आती है बेटा? वैसे भी तो दिख रहा है c तो कांस्टेंट ही है, ये तो नियत है, यानी म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? स्पीड। तो यानी कि म्यू 2 बाय म्यू 1 को क्या लिख सकते हो? v1 बाय v2। तो बेटा ये जो है म्यू 2 1, इसे कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में। बोले ठीक है सर, अब तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, राइट? तो एक बार फिर से देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का बेटा। अगर ऊपर वैक्यूम बाय नीचे मीडियम है, यानी एक पर्टिकुलर मीडियम का, तो उसे एब्सोल्यूट बोलेंगे, दैट इज c बाय v। अगर किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में है तो उसे बोल देंगे म्यू 2 1, करेक्ट? इसे क्या बोल देंगे बेटा? v1 बाय v2, और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अलावा बेटा, है ना, इसके अलावा देखो एक दो चीजें और छोटी मोटी है जो कि काम की है और ध्यान रखनी है, थोड़ा ढंग से समझना, राइट? देखो इसी के अंदर बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो म्यू है ना, अगर हमारे पास म्यू ज्यादा हुआ, ठीक, मैंने क्या कहा बेटा? अगर म्यू हमारे पास क्या है? ज्यादा, ठीक? तो म्यू ज्यादा होने का मतलब बेटा स्पीड अपने पास क्या होगी? अपने दिमाग से बताओ। देखो स्पीड कहां लिखी हुई है? डिनोमिनेटर में। तो म्यू ज्यादा का मतलब स्पीड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बात एकदम सही है। तो हमने स्पीड को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। अच्छा, स्पीड तो कम हो गई, बात समझ आ गई, राइट? बट आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि वेवलेंथ का क्या होगा, करेक्ट? तो आप याद करो, आपने शायद एक फॉर्मूला जैसा पढ़ा होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। इसको आप चाहो तो v बाय लैम्डा भी बोल सकते हो, यानी कि ये तो कांस्टेंट है। अभी हमने देख लिया था स्लाइड 1 में, फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज होती है, मतलब v किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी? वेवलेंथ के। यानी कि यहां से हमें ये भी समझ आ जाएगा बेटा कि वेवलेंथ क्या होने की? कम होगी। यानी कि कभी कभी हमारे पास बेटा ये रिलेशंस हमें यूज करने पड़ते हैं। बोले सर कौन से रिलेशंस? मैं बताता हूं कौन से रिलेशंस। आपको ये रिलेशंस यूज करने पड़ेंगे बेटा कि म्यू 2 बाय म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाय v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो बेटा ये एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, ठीक है, जिसे हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। इज इट क्लियर बेटा? राइट? तो देखो इस पूरे के पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट में आपको पता होना चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। आपको पता होना चाहिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में। आपको पता होना चाहिए कि जब म्यू बढ़ेगा तो v और लैम्डा पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो बेटा म्यू बढ़ने का मतलब मीडियम कैसा हो गया? डेंसर। डेंसर में स्पीड क्या हो जाती है? कम। स्पीड डायरेक्टली किस पे प्रोपोर्शनल होती है? वेवलेंथ पे, इसलिए वेवलेंथ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बोले ठीक है सर, ठीक है। तो बेटा ये वो पार्ट है जिसपे कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो प्लीज बेटा एज पर माय रिक्वेस्ट इसको प्लीज अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो, वीडियो पॉज कर लो, अपने दिमाग से लेयरिंग बना लो, भले अपने तरीके से कुछ कुछ नोट्स बना लो, राइट? और फिर ही बेटा अगली स्लाइड पे बढ़ना, ठीक है। और जब एग्जाम्पल दूंगा पहले वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर चेक करना कि यार आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। देखो जो बेटा पहला एग्जांपल हमने लिया है ना, वैसे तो कई तरह के ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई स्पीड मीडियम में इतनी है, वैक्यूम में इतनी स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है, किसी मीडियम का। या दो अलग अलग मीडियम में स्पीड दे देगी, बोलेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही हो गए। इसका हल्का सा मॉडिफाइड क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा ठीक है। तो देखो एने बोला कि लाइट पासिस थ्रू सेम डिस्टेंस इन ग्लास एंड वाटर। यानी मैंने क्या बोल दिया गया है भाई, मैंने ये बोल दिया है कि जो लाइट है ना, लाइट वो क्या करती है? सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, सेम डिस्टेंस किस किस में बेटा? ग्लास में और वाटर में, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, ठीक है। सेम डिस्टेंस इन ग्लास एंड वाटर, और आपसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेव्स इन बोथ द मीडियम्स। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ वेव्स का रेशियो, डिस्टेंस सेम है। फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब, देखो मतलब समझो, आराम से समझना। अगर हम नंबर ऑफ वेव्स की बात करें बेटा, तो क्या नंबर ऑफ वेव्स जो होना चाहिए, ठीक है, क्या उसे मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कर सकता हूं? आप बोलोगे सर क्यों?
मैंने कहा आप याद करो ना, डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस जो चलना है, और वेवलेंथ का मतलब होता है बेटा एक वेव की लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स कैसे आ जाएंगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक वेव की लेंथ। बोले सर हाँ अब समझ आ गया, तो यूनिटरी मेथड है। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट। तो यहां से बेटा जो डिस्टेंस था वो हमने d बोल दिया, और वेवलेंथ कितना बोल दिया, लैम्डा। अब आपको चाहिए था रेशो, तो हम क्या करते हैं बेटा, n किस किस का रेशियो चाहिए अपने को, ग्लास एंड वाटर, तो Ng बाय NW लिखते हैं बेटा। ठीक है, जब Ng बाय NW लिखोगे बेटा, डिस्टेंस तो आपको क्या दे दिया गया है, डिस्टेंस आपको सेम दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है तो क्या मैं सीधे सीधे बोल दूं लैम्डा W बाय लैम्डा जी। आप बोलोगे सर क्यों, मैंने कहा देखो ना बेटा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा क्या आ गया, क्योंकि डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अब देखो लैम्डा वाटर बाय लैम्डा ग्लास, अपने दिमाग से सोचो, लैम्डा वाटर बाय लैम्डा ग्लास को आप क्या लिख सकते हो, आप म्यू की टर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि म्यू क्या था, लैम्डा के उल्टा था। मतलब इट कैन बी रिटन एज म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर। बोले हाँ सर ये बात तो सही है, और हमें तो देखो दे भी रखा है। मैंने कहा बिल्कुल दे रखा है। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ग्लास का भी और वाटर का भी। अब तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ग्लास का कितना बेटा 3/2, वाटर का कितना बेटा 4/3। अंडरस्टूड। सो बेटा दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वेव्स। तो कभी नंबर ऑफ वेव्स आ जाए ना तो डरना नहीं है कि सर ये क्या बोला, पूछ ली ये कौन सी नई चीज आ गई, कुछ नहीं है। आराम से नंबर ऑफ वेव्स का मतलब होता है जितना लाइट चलती है डिवाइडेड बाय जो उसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस का थोड़ा बेटर क्वेश्चन था वो मैंने एक ले लिया। एक और मैं अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं जो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट से, और काम का सवाल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट एग्जांपल। इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, फिर अगले एग्जांपल पे चलना। बोले हाँ सर बिल्कुल। देखो है ना, आराम से सुनना बेटा, हमें बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द लाइट टू पास थ्रू द स्लैब। ठीक है, बाकी सब मैं डायग्राम में दिखाऊंगा। तो आपको क्या दे रखा है बेटा, एक स्लैब दे रखी है, ये जो रेक्टेंगल है ना ये एक स्लैब है, और ये है ना जो लाइट है, लाइट यहां से लाइट पास कर रही है। ठीक है, अब ये लाइट इस स्लैब से पास करेगी, हमें बताना है कितना टाइम लगेगा। देखो क्या क्या डेटा गिवन है वो मैं ही डिफाइन करने जा रहा हूं। मैंने बोल दिया बेटा ये जो है ना, काम करता हूं कलर चेंज कर देता हूं। देखो बेटा मैं कह देता हूं कि ये जो बाउंड्री है ना जहां लाइट स्टार्ट करी चलाना, ठीक है, इसे हम x = 0 बोलते हैं, और बेटा ये जो बाउंड्री है ये x = d। आराम से सुनना, ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं। देखो दिस इज x = 0 एंड बेटा दिस इज x = d। बोले ठीक है सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये d थिकनेस की कोई स्लैब है। ठीक है, ये x = 0, ये x = d है, और मुझे ये बोल दिया गया बेटा कि जो म्यू है, म्यू, एक काम करूं यहां लिख दूं, देखो जो म्यू है बेटा वो है μ0x²। यानी कि अब की बार मैंने ले लिया वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा। और आपसे बोला गया है कि ऐसा करने में टोटल टाइम कितना लगेगा वो निकाल के दे दो हमको। तो बस मैंने कहा ठीक है, देखो अपने दिमाग के घोड़े पहले दौड़ा लो, अपने आप से ट्राई कर लो, उसके बाद देखना। और मुझको लग रहा है काफी बच्चों का शायद सही आंसर भी निकलेगा। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं सोल्यूशन, आप प्लीज ट्राई करना अपने लेवल पे पहले। चलो देखो बेटा अब सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हमने कहा सोल्यूशन में मुझे क्या चाहिए था, बोले सर टाइम चाहिए था, टाइम। अच्छा टाइम अपने पास बेटा क्या होता था काइनेमेटिक्स में, सर टाइम होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता था, लेकिन जब म्यू बदलता जा रहा है तो क्या स्पीड बदलता जाएगा। बोलेगा हाँ सर आप ही ने बताया था कि म्यू तो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने कहा बिल्कुल बताया था, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आपको स्पीड बदलता जाएगा। बोले हाँ। अच्छा वेरिएबल अगर है तो क्या किसी एलिमेंट का टाइम निकाल के फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। बोले हाँ सर करना पड़ेगा। मतलब समझाता हूं, देखो अच्छे समझना, ठीक है, मतलब समझना अच्छे से। हम क्या करते हैं, कोई जनरल छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, और इस एलिमेंट की बेटा जो थिकनेस हमने ली है वो हम कितनी ले लेते हैं, dx। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x। यानी मैंने यहां से x डिस्टेंस पे एक dx की स्ट्रिप ले ली, और इसमें पहले dt टाइम निकाल देता हूं। यानी ये जो टाइम की मैं बात कर रहा था इसको t की जगह मैं dt बोलता हूं। ठीक है, स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यहां का स्पीड। बोले हाँ सर यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है,
और अगर बेटा मैं इसको ऐड करना है तो मैं ऐड करने का मतलब इसको क्या कर दूं, इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बेटा यहां से क्या मुझे टोटल टाइम निकल के आ जाएगा? बोले हाँ सर बिल्कुल निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने एक छोटे से dx का टाइम निकाला और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, मतलब ऐड कर दिया, तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो टोटल टाइम था दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन v। अब आप बोलोगे सर v को कैसे इंटीग्रेट करें, ऊपर तो x लिखा हुआ है। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है, आप मुझे बताओ अभी अभी क्या इसको c/v लिखवाया था आपको? बोले हाँ सर आपने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही ये लिखवाया था। मैंने कहा बिल्कुल लिखवाया था। अब v को मैं ले जाता हूं ऊपर और म्यू को मैं ले जाता हूं नीचे, यानी कि एक काम करता हूं यहीं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो v आएगा बेटा ये आ जाएगा c/μ0x²। बोले हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पता चल गया, ये समझ आ गया भाई कि v को आप ऊपर ले गए और μ0x² को नीचे ले आए। अगर ठीक, आराम से समझ लो, यानी dx अपॉन c ये बेटा ऊपर जाएगा μ0x²। बोले हाँ सर। अब आप अपने दिमाग से देखो बेटा, क्या μ0/c कांस्टेंट बाहर और अपने पास क्या बचेगा, x² dx। फिर आप बोलोगे सर इसकी लिमिट का क्या करें? अरे भाई लिमिट हमेशा कैसे लगाई जाती है, लिमिट इस तरह से लगाई जाती है बेटा कि सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाए। तो आपको स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक लेनी पड़ेगी। इस स्ट्रिप के लिए आपको x क्या करना पड़ेगा, 0, और बिल्कुल लास्ट वाली स्ट्रिप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x = d, यानी कि यहां पे लिमिट आएगी बेटा 0 से लेकर के d तक। तो आपके पास सीधे x² का इंटीग्रल कितना होता है बेटा, x³/3। आई होप ये आप आंसर निकाल लोगे, करेक्ट। तो बेटा दिस इज हाउ आप एक स्लैब जिसके अंदर वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके थ्रू क्या निकाल सकते हो, टोटल टाइम निकाल सकते हो। और बेटा ये अच्छा सवाल है और कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटा तो पॉज करके एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है आपके लिए, स्पेशली मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, राइट। तो थोड़ा आराम से इसको समझ लेना, जेईई मेंस लेवल के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस के लिए बहुत हल्का क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया। वीडियो पॉज करो, दोबारा समझो, उसके बाद आगे बढ़ना बेटा। मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहा हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं। देखो बेटा, अब मैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके आया हूं उसके लिए प्लीज थोड़ा सा डीप ब्रेथ ले लो। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, है आसान। और अच्छी बात है कि इसमें ना क्वेश्चन घुमा फिरा के नहीं पूछेगा तो सीधा लेटरल शिफ्ट पूछेगा, नहीं तो पूछेगा ही, बात ही खत्म। तो पहले समझ लो होता क्या है, निकालते कैसे हैं, फिर फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक, अच्छे समझना। हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, एक कोई रे लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये अपनी इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे बेटा यहां से देखेंगे तो ये यहां कहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। अरे यार, हाँ ये यहां कहीं गई, ठीक है, ये यहां कहीं गई। इसके बाद बेटा जब दोबारा देखेंगे तो दोबारा ये यहां कहीं जाएगी, इस तरह से, ठीक, अच्छे समझना। यानी कि अगर हम देखें, अच्छा नॉर्मली बना ले साथ के साथ ही, ये लो, ये बेटा हो गई नॉर्मल, यहां पे एक बेटा नॉर्मल यहां बना लेते हैं, ठीक है, एंगल्स वगैरह में काम आएगा। अब देखो अच्छे से समझना बेटा ना, बिल्कुल अच्छे से। हमें पता है कि बेटा अगर इस एंगल की बात करें, ये एंगल प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसकी बात करेंगे बेटा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये आर है बेटा तो ये भी आर है, और बेटा ये जो एंगल बनेगा ये ई बनेगा। अब आप सबसे पहले दिमाग से सुनना, μ1 ये जो है ये एयर है बेटा, तो एयर है तो इसका म्यू कितना मान लेते हैं, 1 लिख दो। अरे एक मिनट रुकना बेटा, हाँ तो देखो बेटा यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, μ=1, ठीक, ये μ=μ, अगेन μ=1, हमने म्यू लिख दिया, ठीक है, यानी कि म्यू का वैल्यू डाल दिया। अब देखो अच्छे समझना बेटा, हम अगर यहां पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो 1 × sin i = म्यू × sin r = 1 × sin i। बोले आपने सर ये क्या लिख दिया, मैं समझाता हूं। अभी बताया था स्नेल्स लॉ में, जिस मीडियम का म्यू उसका एंगल, जिस मीडियम का म्यू उसका एंगल, जिस मीडियम का म्यू उसका एंगल। अब यहां पे अगर बेटा आपने थोड़ा दिमाग से देखा, ठीक है, थोड़ा दिमाग से अगर देखा तो देखो 1 × sin i और 1 × sin e ये दोनों क्या है, बराबर है। 1 × sin i और 1 × sin e। बेटा अगर 1 × sin i और sin e बराबर है तो इसका मतलब यहां से क्या मैं एक बेसिक सा पॉइंट निकाल सकता हूं कि i = e। बोले हाँ सर,
इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो रे है बेटा ये इफेक्टिवली इसके क्या है, पैरेलल है, पैरेलल। बोले हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आई इक्वल टू ई निकाल दिया आपने। देखो मैंने अभी तक क्या किया फिर बता देता हूं। इंसिडेंट रे ली, ठीक, उसको थोड़ा बेंड करवाया, ठीक, उसके बाद मैंने उसको वापस बेंड करवाया और बाहर निकाल दिया। इसको इमर्जेंट रे भी बोल देते हैं, आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो, इमर्जेंट रे। अब मैंने कहा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। बोले ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने स्नेल्स लॉ लगाया 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो यहां से ये समझ आ गया कि भाई अगर इसको और इसको देखता हूं तो आई बराबर ही आ गया, मतलब जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे है वो क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। अब आप देखो बेटा पैरेलल है, मैं इसको ना आपको एक्सटेंड करके दिखाना भी चाह रहा हूं कि पैरेलल कैसे है। देखो इसको अगर यहां से पुल आप देखो बेटा ये ऐसे रह जाएंगी, यानी इफेक्टिवली अगर अपन देखें तो हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा, समझे। यानी कि इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो बेटा इफेक्टिवली दिखाई दे रहा है ना पैरेलल जैसा। अब एक कोशिश की पैरेलल बनाने की, राइट। तो इफेक्टिवली अगर देखोगे बेटा तो ये जो रे है यानी कि ये रे और ये रे पैरेलल दिखाई दे रही है। और अगर ये पैरेलल दिखाई दे रही है बेटा तो ये कुछ ना कुछ शिफ्टिंग हुई है ना इनकी, देखो कुछ ना कुछ क्या हुई है इनकी शिफ्टिंग, ये ऐसे, राइट। यानी कि ये, अरे कब जाएगा ये, हाँ ठीक है। तो इफेक्टिवली बेटा अगर हम देखें ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये, इसे हम कहते हैं बेटा लेटरल शिफ्ट। देखो नाम से समझ आ रहा है, लेटरल शिफ्ट मतलब लेटरली कितना शिफ्ट हो गया, साइडवेज कितना शिफ्ट हो गया। तो ये रे इफेक्टिवली ऐसे गई, फिर बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, तो ये बनी तो पहले वाले के पैरेलल, यानी कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल है। लेकिन जब उसको खींच के देखा तो ये दिखाई दिया कि दोनों के बीच में साइडवेज एक शिफ्ट आ चुका है, एक गैप आ चुका है। बेटा इसको कहते हैं हम लेटरल शिफ्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, करेक्ट। तो बेटा ये जो लेटरल शिफ्ट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपसे बोला जा सकता है कि साइडवेज शिफ्ट निकालो या लेटरल शिफ्ट निकालो। तो ये नॉर्मल शिफ्ट जैसा नहीं है, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। ये क्या करती है, रे साइडवेज पैरेलली शिफ्ट कर जाती है और हमें वो वैल्यू निकालनी है। अब देखो वैल्यू निकालना कितना आसान है, बस एक बार थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुना, थोड़ा पेशेंस के साथ। देखो हम ये मान लेते हैं बेटा कि ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखी है विड्थ ऑफ द स्लैब, और विड्थ ऑफ द स्लैब कितनी दे रखी है, लेट से टी दे रखी है, यानी कि टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। बोले ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आराम से अब सुनना, रे डायग्राम में ही सारी कहानी है, इसके अंदर सारी कहानी रे डायग्राम में। ये आर है, ये अपने को पता है, ठीक है, ये आर है, ये अपने को पता है, ठीक। अब अगर ध्यान से देखें बेटा, है ना, अगर ध्यान से देखें हमें क्या निकालना था, हमें ये वाला निकालना था, ये वाली साइड, ठीक है। तो इस साइड को निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले बेटा मैं ये निकालने जा रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट। मतलब मैं इसको ऐसे कलर कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ये वाला, ठीक है। ये वाले पार्ट का मुझे नहीं पता वैल्यू कितना है, मैं इसको अभी एक्स डैश बोलता हूं। आराम से सुनते जाना। क्या मैं लिख सकता हूं एक्स डैश कॉस आर इक्वल टू टी। देखो मैंने क्या किया, एक्स डैश कॉस आर इक्वल टू टी, सिंपल कॉम्पोनेंट। बोले हाँ सर ये स्टेप क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्स डैश का वैल्यू निकल के आ गया टी बाय कॉस आर। बोले सर ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये एक्स चाहिए था, ये वाला, समझ गए बात को, मुझे ये एक्स चाहिए था। बोले ठीक है सर, कौन सा एक्स, ये वाला जो सर्कल किया। आराम से सुनते जाना, आराम से। अपने को पता है कि आई और ई तो बराबर ही है, इसे भी आई बोल सकते हैं। ये आर है तो ये जो एंगल बच गया, क्या ये आई माइनस आर बच गया। बोले हाँ सर, क्योंकि देखो ये पूरा आई है तो ये पूरा भी आई था, आर को हटा दिया तो क्या बच गया, आई माइनस आर। अब ये आई माइनस आर बच गया, ठीक। आराम से सुनना, तो ये एक्स डैश का साइन कॉम्पोनेंट, देखो कॉज लेते तो ये वाला आता, साइन लेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन तीनों के बीच वाले ट्रायंगल के अंदर बेटा अगर एक्स डैश का कंपोनेंट ये लेते तो क्या आता, ये साइड, और अगर इसका साइन कंपोनेंट लेते तो ये साइड आ जाता, ये साइड मतलब एक्स डैश। तो यानी कि यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यहां से अपने को जो ये एक्स डैश है, एक्स डैश साइन आई माइनस आर, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स, जो हमें चाहिए था। और एक्स डैश का वैल्यू देखो हमारे पास ऑलरेडी कितना है, टी बाय कॉस आर। नीचे लिख देता हूं, तो यहां से लिख देता हूं टी बाय कॉस आर
इंटू साइन आई माइनस आर इक्वल टू कितना, तो बेटा ये पहला बेसिक फॉर्मूला निकल करके आ गया फॉर लेटरल शिफ्ट, दैट इज टी डिवाइडेड बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। देखो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, जबकि इसके डेरिवेशन का कोई ऐसा काम कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, पर रीजन क्या है मैं समझाता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट योर ब्रेन टू ओपन अप, है ना। होता क्या है ना बेटा, कई बार हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला देखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रेन हमारा जैम हो जाता है, राइट। और एक ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जो मुझे लगता है जिसमें आपको सारे इफ एंड बट लूपहोल्स थोड़े से आइडिया होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर डेरिवेशन पता होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बेसिक रे डायग्राम का आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो समझ लो, चाहो तो पूरा डेरिवेशन छोड़ करके आप सीधा सीधा सिर्फ इसका फॉर्मूला याद कर लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, करेक्ट, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप यहां तक समझ आया होगा, करेक्ट। अब बेटा अगर यहां तक समझ आ गया तो ये इसको हम एक स्टेप और आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो म्यू वगैरह की टर्म में आते हैं। तो बोले कि मतलब सर, मतलब ये कि कभी कभी बेटा आपको ये आई माइनस आर कॉस आर ये सब हटाना पड़ता है ना, और वो ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है। मैं समझाता हूं क्या मतलब है। मतलब ये है, ये पार्ट हटा दो बेटा यहां से, ये पार्ट यहां से हटा रहा हूं, देखो एक तो, ठीक है, यहां लिखता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। ये दिखाई दे रहा है 1 इंटू साइन आर इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। बोले हाँ सर। मैंने कहा बेटा स्मॉल एंगल्स के लिए अगर मैं चाहूं तो साइन आई को आई लिख सकता हूं, और जो साइन आर है, ठीक है, साइन आर है उसको क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यानी कि यहां से अगर देखें तो इफेक्टिवली बेटा आई इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। क्या ये निकल के आएगा? थोड़ा साफ सुथरा लिखता हूं, आई इक्वल टू म्यू इंटू आर। समझ आया? स्मॉल एंगल्स के लिए साइन आई को आई लिख दिया और साइन आर को क्या लिख दिया, आर लिख दिया, ठीक, स्मॉल एंगल्स के लिए। अब देखो स्मॉल एंगल्स के लिए यहां पे अगर देखोगे बेटा कॉस आर, ठीक है, तो स्मॉल एंगल मतलब ऑलमोस्ट जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, ये तो हट गया, यानी कॉस आर स्मॉल एंगल्स के लिए कितना हो जाता है 1, हटा दो, क्या बच गया, आई माइनस आर बच गया। इसको लिखने जा रहा हूं, इसको लिख सकता हूं टी आई माइनस आर। क्यों? क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है स्मॉल एंगल्स के लिए। बोले ठीक, साइन जीरो इक्वल टू जीरो, आई माइनस आर बच गया, टी को टी लिखा, आई को आई लिखा, आर को वहां से उठा के देखो, यहां से आर को उठा के कितना लिख दिया, आई बाय म्यू। यानी इफेक्टिवली बेटा जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया वो आया टी इंटू आई 1 माइनस 1 बाय म्यू। एंड बेटा दिस इज समथिंग जो आपको रटा होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो या तो इस फॉर्मूले पे आएगा या तो इस फॉर्मूले पे आएगा, और आपको पूछ के नहीं बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला है, आपको बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस या तो 30 डिग्री है या तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री मतलब स्मॉल एंगल्स, देन यू कैन यूज, आप क्या यूज कर सकते हो, टी इंटू आई 1 माइनस 1 बाई म्यू। बट इसी की जगह अगर एंगल बोल देता 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, करेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल एंगल्स के लिए, तब आपको ये याद करना पड़ेगा। क्या बात समझ आती है? तो इसलिए मैंने पूरा डेरिवेशन बताया ताकि आपको पता चले कि कब कौन सा फॉर्मूले का यूज करना है, वरना वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। बेटा ऑप्टिक्स में जहां एंगल्स की बात आती है आपको अजम्पशन पे ध्यान देना है, क्योंकि हर जगह आप याद करो, मैंने वीडियो 3 में बताया था फोकल लेंथ और आर के बीच का रिलेशन। जनरली बच्चे एफ इक्वल टू आर बाई 2 याद रखते हैं, बट जबकि एक्चुअली अगर देखोगे तो वो स्मॉल एंगल्स के लिए, लार्ज एंगल के लिए मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था, आप वीडियो देख लेना आपको समझ आ जाएगा। उसी तरह से यहां पे भी बेटा अगर एंगल 3 डिग्री 2 डिग्री है तो ये फॉर्मूला, बट अगर एंगल लार्ज है तो ये फॉर्मूला। अंडरस्टूड? तो जिसे पढ़ना है बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम कंटेंट आपको डिलीवर कर दूं वीडियो में, ताकि कुछ भी पार्ट ना रहे, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही मजे करने के लिए आना है तो फिर तो मेरा वीडियो आपके काम का नहीं है, ठीक है। चलो, आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। इसको समझ लो, कॉपी में नोट कर लो, दिमाग में नोट कर लो, और बेटा फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बेटा देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, राइट। और बेटा नेक्स्ट पार्ट इज अगेन इंपॉर्टेंट, लेटरल शिफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से समझना पेशेंस के साथ। देखो बेटा इसकी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल शिफ्ट और एपरेंट डेप्थ, इन दोनों को मैंने क्लब करके एक ही पार्ट पे ले आया। ये वैसे अगर देखोगे ना बेटा ऑप्टिकल पाथ वगैरह से तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रहा हूं, और एक ट्रिक समझ लो, जुगाड़ समझ लो, अच्छे समझने की कोशिश करना। हमने कहा भाई ये हमारे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट जैसा ले लिया मैंने, ठीक है, आराम से समझना, ऑब्जेक्ट जैसा ले लिया,
और यहाँ पे बेटा मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर, ध्यान से सुनना, ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है बेटा, एयर या फिर वैक्यूम कह सकते हो आप। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पर क्या था, एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और यहाँ पे बेटा अपने पास क्या था, वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वाटर लिख देता हूं, ठीक है। इसको वाटर भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, सिर्फ सुनते जाना, कोई मीडियम हो सकता है, वाटर छोड़ो मीडियम लिख देते हैं, ठीक है, और इसको लिख देते हैं म्यू, कोई एक मीडियम है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, करेक्ट। ऑफकोर्स ये रेयरर होगा, ये डेंसर होगा। अब हमने क्या किया बेटा, जब इसका रे डायग्राम बनाया है ना, अच्छे से समझना, जब रे डायग्राम बनाया तो ये तो नॉर्मल तो जा ही रही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि नॉर्मल से अगर कोई रे जाती है बेटा तो वो अनडेविएटेड जाती है, ऐसे कैसे, ठीक। इसके अलावा बेटा यहां से अगर कोई रे गई, राइट, तो जब वो रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है, रेयरर मीडियम में जाती है, हमें पता है कि बेटा अगर नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो बेटा अगर रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या करेगी, अवे मूव करेगी नॉर्मल से, देख भी चुके हम लोग, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, DAR, डर, बोले ठीक है सर। अब अगर ध्यान से देखोगे बेटा, ध्यान से सुनना, तो हमें यह दिखाई देगा कि इसको, ये जो रे है, जब इसको मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो ये यहां कहीं आकर के मिलेगी। बोले मतलब मैं एक काम करता हूं, डायग्राम बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से सुनना थोड़ा सा, तो ही समझ आएगा बेटा। इसको पीछे की तरफ जब खींचेंगे तो यहां कहीं मिलेगी, करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो रे थी, एक रे ऐसे चली गई, ठीक, एक रे ऐसे चली गई, जब दोनों को मिलाया गया तो यहां पे कहीं पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये जो नॉर्मल है ये इधर इंटरसेक्ट करेगी, इसको भी खींचोगे तो इधर इंटरसेक्ट करेगी, राइट। बेटा जहां भी इंटरसेक्ट करेगी क्या वो इमेज बनेगी, बोले बिल्कुल बनेगी सर, ये आपने तो पहले ही बता दिया था, करेक्ट, कि जैसे हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्टेड रे से इमेज बनती है, वैसे बेटा रिफ्रैक्टेड रे से क्या बनती है, इमेज बनती है। जहां भी रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इमेज बनेगी। तो ये अपने पास बन गई इमेज और ये अपने पास बन गई ऑब्जेक्ट। यानी हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, थोड़ा सा क्या कर गया बेटा, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, करेक्ट। तो ये जो शिफ्ट आया है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ का मतलब ऐसे कह सकते हो कि बाउंड्री से नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसे कह देते हैं नॉर्मल शिफ्ट। समझे बात को। तो जो नॉर्मल शिफ्ट होता है बेटा, देखो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, साइडवेज होता है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, करेक्ट। परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो या ऐसे कह सकते हो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो होता है उसे आप बोलते हो नॉर्मल शिफ्ट, इंसिडेंट रे के साइडवेज जो होता है उसे आप बोलते हो लेटरल शिफ्ट। समझ गए मेरी बात को, सुनते जाना ध्यान से। तो कुल मिलाकर के ये अपने को समझ आ गया कि जब आप किसी डेंसर से रेयरर पे जा रहे हो तो जो शिफ्ट है वो कहां पे हो रहा है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो रहा है। बोले हाँ सर यहां तक बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो रहा है वो अभी हमने फॉर्मूला नहीं निकाला है, बट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में हो रहा है, ये बात हमको समझ आ गई है। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़े से एग्जाम्पल बता दो ना रियल लाइफ कि कब ऐसा देखा गया। आप याद करो बेटा, जब स्विमिंग पूल के अंदर हम जाते हैं तो ऊपर से बहुत शैलो दिखाई देता है, ठीक है, हमें लगता है ये तो पास ही में पैर रखते हैं, जब पैर रखने लगते हैं तो नीचे ही जाता रहता है, यानी कि एक्चुअल डेप्थ जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द जो हमें दिखाई दे रही है। कारण क्या था बेटा, क्योंकि नीचे पानी था, पानी से रेज ऊपर आ रही है तो जो उसका सरफेस है उसकी इमेज थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है, शिफ्टेड दिखाई देती है, इस वजह से वो हमें शैलो दिखाई देता है। आई होप दिस इज क्लियर। या पानी के अंदर आप कॉइन रख दो, आपको लगेगा ये ऊपर है, बट एक्चुअल में कॉइन कहां पे होता है, स्लाइटली नीचे होता है, राइट। तो बेटा ये जो फिनोमेना होते हैं ना, दैट इज दे ऑल आर बिकॉज ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। बोले ये बात तो समझ आ गई सर, अब एक बार ना फॉर्मूला और बता दो कि कैसे निकालना है, क्या होता है क्या नहीं होता। मैं देखो कितना आसान तरीका बताता हूं, आराम से सुनना, लेकिन थोड़ा ढंग से सुनोगे तो ही समझ आएगा, है ना, बहुत एनर्जी बच जाएगा आपका। देखो आप बेटा इसको ऐसे समझो कि जो ये x होता है ना, x इसको आप सीधे ना ऐसे लिखा करो कि भाई यहां से देखने पे, ऑब्जर्वर यहां है ना, यहां से देखने पे इसे कितना दिखाई देता है और कितना था, कितना दिखाई देता है और कितना था। बोले मतलब सर, मतलब समझाता हूं, ये मान लो कुछ d था, क्या d था, ये जो ऑब्जर्वर था सरफेस से d नीचे था, और इसको कितने पे दिखाई देता है, इसको मान लो कितने पे दिखाई देता है बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना वहां पे, वहां तक बनाएंगे, यानी कि ये कुछ, ये d डैश दिखाई देता है, इसे भी थोड़ा सा करेक्टली बनाते हैं, यहां तक, समझ गए। यानी कि d ओरिजिनल थी और d डैश इसको जो दिखाई दे रहा होता।
दिखाई देने वाला जो डी डैश होता है उसका फॉर्मूला बता रहा हूं, समझना तरीके से, तमीज से, और लिख लेना। जो भी एपरेंट दिखाई देती है आपको, इसे इस डी डैश को ही तो क्या बोल देते हैं, एपरेंट डेप्थ बोल देते हैं। डी क्या है, ओरिजिनल डेप्थ। समझे बात को कि भाई एपरेंट डेप्थ मतलब कहां दिखाई दे रहा है, तो एपरेंट डेप्थ भी है, ओरिजिनल डेप्थ भी है। दोनों का अगर डिफरेंस लिख दूं कि डी माइनस डी डैश, तो आपको शिफ्ट भी आ जाएगा। मतलब ये दोनों लिंक्ड है, एपरेंट डेप्थ और शिफ्ट। बोले हाँ सर, यहां तक समझ आ गया। अब अगर मैं बात करता हूं कि एपरेंट डेप्थ लिखनी कैसे, सिंपल समझना, जो भी एक्चुअल है उसको जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, यानी कि d डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, म्यू। बोले ठीक है सर। और जहां पे ऑब्जर्वर रखा है उसके म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1। बोले सर आप जनरल लिख दो ना फॉर्मूला, मैंने कहा बिल्कुल लिख देता हूं। मतलब ये कि बेटा d ओरिजिनल बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। बेटा ये हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा। और ये ना बहुत प्रोडक्टिव और अच्छा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये कितनी जगह हमको आगे काम आएगा आपको अभी आइडिया भी नहीं। करेक्ट, मैं एग्जांपल्स दूंगा तब आइडिया लग जाएगा। तो इसको ध्यान रखना कि डी डैश का जो फॉर्मूला है दैट इज डी इंटू 1 बाय म्यू, और वो कितना होता है, डी इंटू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे है, एयर में, इसलिए 1 लिख दिया। जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, मतलब मीडियम में, इसलिए उसको म्यू लिख दिया। अब यहां से बेटा जैसे ही यहां डाल दोगे वैल्यू d माइनस डी डैश, तो आप निकाल ही चुके हो, कितना है, d बाय म्यू माइनस 1। तो देखो बेटा इफेक्टिवली d कॉमन लेते ये कितना आएगा, 1 माइनस 1 बाय म्यू। आप बोलोगे सर ये तो देखा हुआ लग रहा है फॉर्मूला मेरा। मैंने बोला मतलब बेटा बड़ा आपने जो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला लिखवाया था वो तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला था, बस उसमें i से और मल्टीप्लाई था। मैंने कहा यस, बिल्कुल यस। यानी नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूले को अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ गए, फॉर स्मॉल एंगल्स। बोले ठीक है सर, अब कुछ कुछ समझ आने लगा है। बेटा देखो धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आएगा, 2 बार देखोगे तब जाके ढंग से समझ आएगा। तो एक बार और समझ लो, मैं समराइज कर देता हूं कि भाई अपने पास यहां पे एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जर्वर अपने पास यहां था, यहां पानी जैसा कुछ मीडियम है, कुछ और भी हो सकता है, यहां पे हवा थी। जब रे गई तो ये जो नॉर्मल थी वो तो विदाउट रिफ्रैक्शन चली गई, वो तो होता ही है। और जो रे यहां टकराई वो सिंस डेंसर से रेयर जा रही थी तो थोड़ा अवे चली गई, पीछे खींचा तो यहां पे कहीं पे हमको मिल रही है, ठीक है, अरे पीछे खींचा तो हमें यहां पे कहीं पे मिल रही है। और बेटा जहां पर भी मिल रही है वो अपनी इमेज बन गई। ऑब्जेक्ट अपने पास पहले से था, करेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डेप्थ थी उसे डी बोल दिया, ओरिजिनल डेप्थ। ऑब्जेक्ट की जो वर्चुअल डेप्थ थी यानी कि जो दिखाई दे रहा था उसे एपरेंट डेप्थ को डी डैश बोल दिया। डी माइनस डी डैश यानी ओरिजिनल माइनस एपरेंट को अपन ने शिफ्ट बोल दिया। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जो शिफ्ट निकल करके आया बेटा, ये निकल के आएगा डी 1 माइनस 1 बाई म्यू। बोले सर कैसे, उसके लिए हमने एपरेंट का एक फॉर्मूला लिख दिया जनरल, कि जिसका भी एपरेंट निकालना है उसकी डिस्टेंस को उस मीडियम से डिवाइड करो जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मल्टीप्लाई करो जहां पे ऑब्जर्वर रखा हुआ है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एपरेंट डेप्थ। फिर डी माइनस डी डैश आपको क्या मिल जाएगा, शिफ्ट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। d बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। इस तरह से आप इस d को जो पानी में था उसको हवा में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब बस इतना सही है, समझ गए बात को। तो आपको कहीं से भी देखने पे कौन सी डेप्थ दिखाई देती है, एपरेंट डेप्थ, उसका ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप दिस इज रियली रियली क्लियर। बोलेगा हाँ सर अभी तक तो क्लियर हो गया। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सर अगर उल्टा होता तो, मतलब अगर मैं यहां पे एयर रखता और यहां पे म्यू कर देता तो क्या हो जाता। देखो कुछ नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। आप देखो आराम से समझना ठंडे दिमाग से। अभी भी ऑब्जेक्ट यही है, ये वाली रे बेटा, अभी भी अगर आप देखोगे तो ऐसे कैसी जाएगी। और ये जो रे है बेटा, ये अब की बार थोड़ा सा टूवर्ड्स बेंड कर जाएगी। तो जब आप इसको पीछे की तरफ खींचोगे बेटा तो ये यहां पे कहीं आपको इमेज मिलेगी, समझे बात को। तो अब की बार अगर देखोगे तो ये जो था ये ओरिजिनल था और ये जो था ये एपरेंट था। बोले मतलब ये कि अब की बार एपरेंट को आप लिखोगे डी। देखो ध्यान से सुनना, अब की बार ऑब्जर्वर कहां पे है, यहां पे, कोई दिक्कत, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो देखो ऑब्जेक्ट अब की बार एयर में है तो डी डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय म्यू। आप खुद देखो म्यू से मल्टीप्लाई करोगे, म्यू तो ग्रेटर देन 1 ही होता है ना, तो अपने आप डी डैश डी से बड़ा आ गया। मतलब अब की बार ये और ज्यादा नीचे दिखाई देगा। समझे मेरी बात को, कोई दिक्कत। यानी हवा में खड़े होकर के अगर मतलब ऑब्जेक्ट को अपने हवा में रख दिया और पानी में आप चले गए तो फिर बेटा ऐसा कुछ दिखाई देगा। फिर अगर आपसे कोई शिफ्ट पूछेगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट आएगा। आप फॉर्मूला वही लगाओ डी माइनस डी डैश, करेक्ट, बट आपके नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ।
बोले ठीक है सर। क्लियर हो गया? तो बेटा मैं कह रहा हूं कि कोई भी मीडियम को अगर आपको एपरेंट में कन्वर्ट करना है, राइट, तो दिस कैन बी वेरी इजीली डन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। तो एक बार मैं आपको ना पॉज दे रहा हूं, ब्रीदिंग स्पेस दे रहा हूं, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, आप आराम से इसको कॉपी कर लो, समझ लो, 2-3 बार देख लो, क्योंकि थोड़ा टिपिकल पार्ट है। और इसके बाद बेटा इसके मैं 2 से 3 एग्जांपल्स लूंगा, 3-4 एग्जांपल्स लूंगा, आप उनको कर लोगे तो आपको 100% ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। बट थोड़ा पेशेंस के साथ एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करके दोबारा से समझ लो, कहने पे एक बार और थोड़ा सा पार्ट दोबारा से पढ़ लो, ठीक है? कॉपी में नोट कर लो, ब्रेन में एब्जॉर्ब कर लो बेटा, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसका एग्जांपल्स, राइट? ओके बेटा, तो बेटा स्टार्ट करते हैं फिर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नॉर्मल शिफ्ट, राइट? तो बेटा जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है फाइंड द डेप्थ ऑफ अ कॉइन, करेक्ट? जो कि बेटा ऑब्जर्व किया जा रहा है कहां से? ओ से, यानी कि ऑब्जर्वर यहां पर है। और जब कॉइन की बात करते हैं बेटा तो कॉइन हमने कहां पे रखा हुआ है? एकदम बॉटम पे, यहां पे कहीं पे कॉइन रखा हुआ है, ठीक है? और हमें बताना है कि सरफेस ऑफ द लिक्विड से ये कॉइन कहां दिखाई देगा, मतलब हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है बेटा? हमें एग्जैक्टली निकालना है एपरेंट डेप्थ, करेक्ट? आभासी जो गहराई है किसकी? इस पर्टिकुलर कॉइन की। अब बेटा उसके लिए देखो क्या क्या डेटा गिवन है वो अच्छे से समझ लो, फिर उसको आप ट्राई कर लेना वीडियो पॉज करके, फिर आंसर देख लेना, ठीक है? देखो बेटा लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम देखें तो बेटा हमको देखो क्या क्या चीजें गिवन है, आराम से समझ लेना। तो सबसे पहले बेटा अगर यहां से यहां तक की हाइट की बात करें, लेट से ये हमें h1 दे रखी है बेटा, यहां से यहां तक फिर से हाइट की अगर बात करें ये हमें कुछ h2 दे रखी है, और यहां से यहां फिर देखेंगे बेटा आगे तो ये हमें कितना दे रखा है? h3 दे रखी है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो बेटा हमको देखो क्या क्या दे रखा है, हमें ये वाली हाइट कुछ h1, ये वाली हाइट कुछ h2 और ये वाली हाइट कुछ h3, यानी h1 h2 और h3 दे रखा है। इसके साथ साथ बेटा हमें यह भी बोला गया है कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है बेटा? μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ3। यानी कुल मिला के अपने को बेटा तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तीनों की क्या दे रखी है? तीनों की हाइट दे रखी है, ठीक है? तो अब हमें बताना है कि भाई कॉइन की एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, मतलब अगर यहां से मैं देखूंगा तो मुझे ये कॉइन कितना डेप्थ पे दिखाई देगा फ्रॉम द सरफेस। अब देखो कितना आसान सवाल है, मुझे कुल मिलाकर के एपरेंट डेप्थ निकाली थी, ठीक है? आप पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना बेटा। मैं सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूं। तो बेटा जहां तक सोल्यूशन की अगर बात करते हैं मेरे हिसाब से, तो बेटा जो एपरेंट डेप्थ यानी कि डी डैश होना चाहिए था, इस डी डैश की वैल्यू देखो बेटा कितनी निकल के आएगी। सबसे पहले ये जो h1 है इसको कन्वर्ट कर दूं मैं, बोले कैसे कर दो? बोले आपको बताया तो था, h1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑब्जेक्ट का, या जिसको कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट का कितना है बेटा? μ1 इनटू बेटा जहां पर आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहां पर है बेटा? एयर में है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1, तो इनटू कितना कर देंगे? 1 कर देंगे। तो बेटा जैसे हमने d1 यानी h1 को कन्वर्ट किया, बिल्कुल ऐसे ही h2 को कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही h3 को कर लेंगे। तो कुल मिला के ऐड अगर करते जाएं तो बेटा h2 डिवाइडेड बाय कितना? μ2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस h3 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? μ3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहां से इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो जो नेट एपरेंट डेप्थ आएगी बेटा वो h1 बाय u1 प्लस h/2 μ2 प्लस h3 बाय μ3। कुल मिलाकर के बेटा ये निकल करके आ जाएगी नेट एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन व्हेन सीन फ्रॉम एयर। बोले ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब इसी तरह के ना कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप अपने लेवल पे ट्राई करना। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके का एक क्वेश्चन और उठाने जा रहा हूं, ठीक है बेटा? तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत बुक्स के अंदर अवेलेबल है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ट्रिकी है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बार रे डायग्राम अगर समझ आ गया तो फिर क्वेश्चन ग्रिप में आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज देयर एंड इट इज पोजीशनड एट 21 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर, ये मिरर दे रखा है ना, देखो अपने को, ये अपने पास क्या है? ये अपने पास बेटा कोई एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है? इसको एक काम करते हैं ना, शेडिंग दूसरे कलर से कर देते हैं। ये अपने पास कॉनकेव, अरे गजब है, हाँ ये अपने पास बेटा क्या है? एक कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर से बेटा हमें बोला गया है कि 21 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है? आपको 21 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा बेटा ये भी बोला कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। अरे हमें तो पता है कि फोकल लेंथ कितनी होती है? r/2 होती है, तो r/2 का मतलब 20/2, इफेक्टिवली कितना आएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। यानी इसकी फोकल लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद अपने को आगे बोला गया है कि ग्लास स्लैब को आपने बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट और मिरर के। बोले कौन सी ग्लास स्लैब? ये वाली ग्लास स्लैब बेटा। तो यानी कि ऑब्जेक्ट आपका एक्चुअल में यहां कहीं होगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यह भी बोला गया बेटा फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, फाइनल पोजीशन बतानी है। इसके अलावा बेटा हमको ग्लास स्लैब बोला है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली म्यू कितना हो गया बेटा? 3/2। और बेटा इसकी जो थिकनेस है वो मैं आपको कितना दे देता हूं? 3 सेंटीमीटर। क्या क्या आपको दे दिया गया बेटा? थिकनेस 3 सेंटीमीटर, ये बेटा, ठीक है। ये अपने पास कितना है? 3 सेंटीमीटर। बोले कोई डाउट? बोले नहीं, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन समझाया अभी तक तो। एक बार से समराइज कर दो पूरा क्वेश्चन। मैंने कहा ये लो, अभी लो। एक कॉन्केव मिरर, 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ या 20 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोले ठीक सर। एक बीच में ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, थिकनेस 3 सेंटीमीटर। बोले ठीक है सर। इसके अलावा आपको बोला गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा, ये अपने को दे रखा था 21 सेंटीमीटर। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक की सारी बातें समझ आ गई। अब आपको बतानी है कि फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज कितनी होगी। भाई फाइनल वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है? फाइनल का सिग्निफिकेंस है बेटा कि पहले यहां से ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो पहले रिफ्रैक्शन होगा स्लैब से, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस स्लैब से रिफ्रैक्शन होगा, तब जाकर के फाइनल इमेज बनेगी। मतलब 3 फिनोमेना एक साथ हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तब जाकर के आंसर आएगा बेटा। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब आप ना सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करो। मैंने कहा देखो आराम से सुनना, रे डायग्राम में सोल्यूशन है इसका, आराम से सुनना। हमने क्या किया, हम रे डायग्राम बनाते हैं। भाई ऑब्जेक्ट से सबसे पहले हमने यहां तक एक रे पहुंचाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी। जब बेटा ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तो ये क्या करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने का, अरे तसल्ली भाई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने का मतलब बेटा कि ऐसा कुछ, ठीक, थोड़ा सा नॉर्मल के पास चलेगी। बोले ठीक है सर, आराम से सुनना। ये हो गया बेटा पहला रिफ्रैक्शन अपना, कि भाई थोड़ा सा क्या हो गया, पास चला गया, कोई दिक्कत। इसके बाद वापस यहां से एयर में गई तो फिर से अवे जाएगी, कोई दिक्कत। ऐसा कुछ बनेगा, यानी पहले थोड़ा बेंड की नॉर्मल के टुवर्ड्स रिफ्रैक्शन, उसके बाद जब वापस देखेंगे तो वापस एयर में गई तो वापस रिफ्रैक्शन हुआ और अब मिरर पे जाके टकरा दिया। करेक्ट। अब दिमाग से सुनना, दिमाग से सुनना बेटा। अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस स्लैब से रिफ्रैक्शन की, देखो पहली चीज मैं क्या कह रहा हूं बेटा, रिफ्रैक्शन बाय स्लैब। ध्यान से सुनना बेटा, काम की बात है ये, रिफ्रैक्शन बाय स्लैब। रिफ्रैक्शन बाय स्लैब की अगर बात करें तो बेटा अपने को पता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से क्या एक शिफ्ट आ जाएगा? बोले हाँ सर आ जाएगा। कितना शिफ्ट आएगा बेटा? डी माइनस डी बाय म्यू, कोई दिक्कत। जहां तक डी की बात है बेटा, डी कितना है? 3 सेंटीमीटर, यानी कि विड्थ ऑफ द स्लैब 3। म्यू कितना है बेटा? 3/2, करेक्ट। 3 से 3 कट गया, इफेक्टिवली कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो मतलब एक बात समझ आ गई हमको कि यहां पर जो भी ये ऑब्जेक्ट है, जब पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ स्लैब से तो ये 1 सेंटीमीटर नॉर्मली शिफ्ट कर जाएगा। अरे भाई नॉर्मली शिफ्ट कर जाएगा मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या जो भी मीडियम है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। कहने का मतलब ये बेटा, कहने का मतलब ये कि ये जो ऑब्जेक्ट यहां है, ये यहां से 1 सेंटीमीटर यहां कहीं आगे दिखाई देगा, यानी सबसे पहले 1 सेंटीमीटर शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आराम से समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। 1 सेंटीमीटर शिफ्टिंग, 1 सेंटीमीटर, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों? बोले शिफ्ट हमेशा याद रखना किसके डायरेक्शन में होता है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होता है। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। अब ये जो ओ डैश बना बेटा, ये सबसे पहला इमेज बन गया ना आपका। ये क्या करेगा, ये जो इमेज बना है रिफ्रैक्शन के बाद, ये मिरर के लिए इमेज के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बोले ठीक है सर, मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट का जो पहला इमेज बना रिफ्रैक्शन के बाद, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बोले ठीक है सर। अब देखो जरा, इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो डिस्टेंस रह गया ऑब्जेक्ट का, देखो कितना रह गया, 21 टोटल था, ठीक है। 21 में से, एक मिनट बेटा इसको दोबारा बनाते हैं। हाँ अब देखो 21 टोटल था, 21 में से 1 आगे शिफ्ट कर गया, यानी इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो बेटा इफेक्टिवली ये बच जाएगा 20 सेंटीमीटर। बोले हाँ सर ये तो बात सही है। अब देखो 20 सेंटीमीटर बच गया। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है?
20 सेंटीमीटर का मतलब था बेटा देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां लिखा है बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया एक तरीके से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या इमेज वहीं की वहीं नहीं बन जाएगी? बोले हाँ सर बिल्कुल बन जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसकी जो इमेज बनेगी, करेक्ट, किसके बाद? रिफ्लेक्शन के बाद। बेटा वो इमेज अगर आप देखोगे तो यहीं की यहीं बन जाएगी। मैं बस आपको समझाने के लिए ऊपर बना दे रहा हूं, समझे बात को? तो ओ डैश आपकी पहली इमेज थी, उसके बाद आपने क्या किया, जो दूसरी इमेज बनी रिफ्लेक्शन की वजह से वो वहीं की वहीं बन गई। मैं चाहूं तो आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूं, देखो आराम से समझना। यहां पर अगर देखेंगे बेटा, लिख के अगर देखेंगे तो जो रिफ्लेक्शन है बेटा, इस रिफ्लेक्शन के कारण अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन के कारण जो इमेज है वो कोइंसाइड करती है बेटा, कोइंसाइड किसके साथ करती है? विद ओ डैश। रीजन, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो कहां पे था बेटा? आर पे, तो ऑटोमेटिकली वी भी कितने पे आएगा? आर पे। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। मतलब एक रिफ्रैक्शन हम देख चुके हैं, उसकी वजह से ओ से ओ डैश शिफ्ट हुआ 1 सेंटीमीटर, उसके बाद हुआ रिफ्लेक्शन की वजह से वहीं की वहीं आई पे इमेज बन गई। अब जब वापस रे आ रही है, बोले सर वापस आ रही मतलब मैं समझाता हूं, पहले रे ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अब जब रे आएगी बेटा तो आप खुद सोचो ना, अब तो रे यहां से वापस रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो इस तरीके से आएगी कि नहीं आएगी? तो जब ये वापस लौटेगी तो वापस से स्लैब से पास करना पड़ेगा, और जब वापस से स्लैब से पास करना पड़ रहा है तो एक बार और शिफ्ट होगा। शिफ्ट का वैल्यू वही 1 सेंटीमीटर, लेकिन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो बेटा अब की बार अगर देखोगे तो ये जो स्लैब दिखाई दे रही है, रे उसके इस तरफ जा रही है, यानी इसी तरफ शिफ्टिंग होगी। मतलब कुल मिलाकर के ये जो आई है बेटा, ये आई वापस से 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा। कितना? 1 सेंटीमीटर। और अब ये बन जाएगा आई डैश। बेटा ये बन गई आपकी फाइनल इमेज, क्योंकि अब तो कुछ और बचा ही नहीं है। तो यानी सबसे पहले आपके पास था ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करके आपने बनाया उसका इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन बाय स्लैब। फिर उसके बाद वापस इमेज को यहीं को इनसाइड करके क्या बना दिया? इमेज ड्यू टू मिरर, रिफ्लेक्शन बाय मिरर। और उसके बाद जब वापस से स्लैब से पास किया आते वक्त, तो फिर वापस 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, करेक्ट। और इफेक्टिवली जो आई डैश बनेगा बेटा वो ओ के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। यानी आप ये बोलोगे कि जहां ऑब्जेक्ट था एग्जैक्टली वहीं पे क्या बन गया? इमेज बन गया। कोई डाउट इसके अंदर? आई होप बेटा दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इसको आराम से समझ लो, है ना, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आई नो, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप लिख लो। रिफ्रैक्शन को अलग लिख लो, फिर रिफ्लेक्शन बाय मिरर, फिर रिफ्रैक्शन बाय स्लैब, तब जाके एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी क्वेश्चंस को लेकर। अदरवाइज इट्स अ टिपिकल प्रॉब्लम, राइट? तो आराम से इसको समझो, ठीक है, और दिमाग में अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो इसको, और उसके बाद ही बेटा अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बेटा अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नॉर्मल शिफ्ट, है ना, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है, राइट? आपने भी सुना होगा बेटा बर्ड और फिश वाली प्रॉब्लम्स, राइट, कि बर्ड ऊपर से आ रही है, फिश नीचे से जा रही है, राइट, कितना स्पीड दिखाई देगा, कितना डेप्थ या हाइट दिखाई देगा। तो दिस इज अ लिटिल लेंथी क्वेश्चन जिसमें काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स है ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा कि देखो कैसे करना है, राइट। लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो बेटा सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, है ना, कि क्वेश्चन क्या है, कोई लैंग्वेज वगैरह क्या रहेगी। तो देखो हम ये मान लेते हैं कि बेटा देयर इज अ सरफेस ऑफ वाटर, है ना, पानी का कोई एक सरफेस है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, करेक्ट। एक तरफ हम कह देते कि भाई यहाँ पर क्या है? एयर का मतलब बेटा म्यू इक्वल टू कितना आएगा? बोले 1 आएगा सर। अच्छा, दूसरी तरफ बेटा हम लोग क्या लेते हैं? वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? 4/3। बोले ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर है। अब हमने क्या किया बेटा, देखो यहां पर हम लोग ले लेते हैं एक फिश, ठीक है, ये अपनी एक फिश है, करेक्ट। और साथ ही साथ बेटा अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पे अपन लेते हैं एक बर्ड। अरे यार तो उल्टा बना लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बेटा हमारे पास क्या है, एक यहां पर कुछ बर्ड जैसा है और एक यहां पर फिश जैसा है। हम कहते हैं कि भाई ऊपर वाले को हमने क्या कह दिया कि दिस इज अ बर्ड, राइट। और बेटा ये जो बर्ड है ये भी कितनी हाइट पे है वो भी देख लेते हैं, राइट। बर्ड यहां से लेट्स से बेटा h हाइट पे, ठीक है। इसी तरह से बेटा अगर फिश की बात करते हैं तो फिश कुछ डेप्थ पे होगी, राइट। कितनी डेप्थ पे होगी बेटा? ये कुछ d डेप्थ पे और ये कुछ h हाइट पे, करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा बेटा और देखो क्या डेटा गिवन है। ये जो बर्ड है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है बेटा विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ये जो फिश है बेटा ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है विद स्पीड हाउ मच? लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के बेटा जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो ये है कि हमारे पास कोई एक वाटर सरफेस है जिसके एक तरफ पानी और एक तरफ एयर है। एयर के अंदर बेटा बर्ड है जो कि 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है,
जिस टाइम पे नीचे आ रहा है उस टाइम पे उसकी हाइट कितनी है, कुछ h, उसका कुछ वैल्यू दे रखा होगा, अभी छोड़ देते हैं, h मान लेते हैं। इसके अलावा बेटा जो फिश है वो ऊपर जा रहा है और कितने डेप्थ पे है उस टाइम पे, d डेप्थ पे। हमें देखो क्या क्या बताना है, ढंग से समझना क्या क्या बताना है, क्या क्या पूछ सकता है इनफैक्ट हमसे। बेटा सबसे पहली चीज जो हमसे पूछी जाएगी वो होगी बेटा डेप्थ, राइट। डेप्थ किसकी, डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, करेक्ट। यानी कि अगर हम बात करें तो बेटा जो बर्ड है ना, उसे जो फिश है वो कितनी डेप्थ पे दिखाई देगी वो आपसे पूछा जाएगा, करेक्ट। तो देखो ये कितना आसान है, जब आप बर्ड से पूछोगे डेप्थ ऑफ फिश, बर्ड से पूछ रहे हो, तो बेटा बर्ड को जो ये डी है, ये जो एच है, ये तो पूरा का पूरा ऐसे कैसे दिखाई देगा, करेक्ट। इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि दोनों ही एयर के अंदर है, राइट। ये जो एच है ये एयर वाला डिस्टेंस है और जो ये बर्ड है वो तो एयर में है ही है। इसके अलावा ये जो डी है, यानी जो फिश की डेप्थ थी वाटर वाली, इसको अपने को एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कितना आसान है कन्वर्ट करना, तो h प्लस डी बेटा डिवाइडेड बाय, देखो आपका ये ऑब्जेक्ट तो है, इसी को तो देख रहे हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वाटर का 4/3। और बेटा ऑब्जर्वर, भाई ऑब्जर्वर कौन है आपकी बार, आपका बर्ड, तो बर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1। ये बताया था ना, जितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर। तो जब बर्ड देख रहा है और फिश दिख रही है तो फिश ऑब्जेक्ट हो गया और बर्ड आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां तक हम लोगों ने क्या निकाल दिया बेटा, ये इफेक्टिवली एपेरेंट डेप्थ हो गई, डी डैश, एपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। बोले ठीक है सर यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। आराम से इसको कॉपी कर लो बेटा इस पार्ट को, क्योंकि इसी पार्ट को यूज करके अब हम स्पीड की भी बात कर लेंगे, यहीं की यहीं पे, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई, ठीक है बढ़िया। तो बेटा मैं एक काम करता हूं, ये चीज हटाता हूं यहां से, और देखो इसको यूज करते हैं स्पीड के लिए, आराम से समझना। बेटा इसी क्वेश्चन में हमें बोल देगा कि भाई आप तो एक काम करो, स्पीड बता दो। बोले स्पीड किसकी बताए, बोले स्पीड बता दो फिश की। अच्छा फिश की किससे पूछे, भाई आप पूछो बर्ड से, यानी स्पीड ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड हमें बतानी है। बोले ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ बेटा जो स्पीड होती है वो इफेक्टिवली क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये जो आपने निकाला है डी डैश, ये इफेक्टिवली क्या था बेटा, ये इफेक्टिवली डेप्थ थी किसकी, फिश की, किसके द्वारा देखने पे बेटा, एज सीन बाय द बर्ड। तो ये जो हम लिखने जा रहे हैं ना बेटा, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ, आराम से सुनना, ऑफ डी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। बात समझ आई, यानी कि फिश की जो डिस्टेंस है बर्ड से, उसकी रेट ऑफ चेंज अपने को बतानी है। अब बेटा जब इसको डिफरेंशिएट करना है, आराम से सुनना, तो इसका मतलब तो इसे डिफरेंशिएट करना है ना, क्योंकि ये तो इसके बराबर है। तो आप देखो आपको इफेक्टिवली क्या मिलेगा, डी एच बाई डी टी मिलेगा। बोले बिल्कुल मिलेगा सर, प्लस आराम से सुनना, इसके अलावा ये जो डी था ये एज इट इज रख देंगे, ये जो 4/3 था ये एज इट इज रख देंगे। अच्छा एज इट इज किसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, वेरिएबल है। देखो तो अपन लिखेंगे बेटा 1/4/3, ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख दिया। और ये जो d दिखाई दे रहा है बेटा, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो d बाई डी टी ऑफ d, बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये d बाई डी टी डिफरेंशिएशन वाला है, ये जो d है ये डेप्थ वाला है, करेक्ट। अब बेटा आप ध्यान से देखोगे तो ये जो dh बाई डी टी है, करेक्ट, ये क्या है, ये जो dh बाई डी टी है बेटा, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ h का मतलब ये किस रेट से चेंज करेगा, भाई जितनी स्पीड से बर्ड मूव करेगा। तो एक्चुअल में जो dh बाई डी टी है वो तो स्पीड ऑफ बर्ड हो गई ना। यानी कि यहां पर अगर अपन चाहें तो बेटा ये हटा दूं यहां से, देखो ये हटा देता हूं, ये तो अपन लिख चुके हैं, अब यूज कर चुके हैं, इसे हटाते हैं, करेक्ट बेटा ध्यान से सुनना। तो इफेक्टिवली बेटा अगर हम चाहें तो इस dh बाई डी टी को देखो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बर्ड, करेक्ट। लेकिन बेटा विद साइन रखना पड़ेगा, विद साइन रखना पड़ेगा। तो आप एक काम करना है ना, साइन को देखने के लिए क्या किया करो, अगर डिस्टेंस कम होता है तो रेट नेगेटिव, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो रेट पॉजिटिव। अभी यहां पर बेटा ये बर्ड क्या है, पास जा रही है, तो h घट रहा है, h घट रहा है, तो यहां पर क्या लिखना चाहिए था, माइनस। हम सीधे वैल्यू डाल देते हैं ना, एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं -2 प्लस 1/4/3 को लिख सकते हैं 3/4। और बेटा देखो d बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि डेप्थ ऑफ फिश। बेटा ये भी तो ऊपर जा रही है, यानी कि ये भी अगर देखोगे तो डिस्टेंस कम हो रहा है, यानी यहां पे भी रेट तो क्या आनी चाहिए थी, नेगेटिव आनी चाहिए थी। और कितनी आनी चाहिए थी भाई, 5 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए थी। यानी कि यहां से इफेक्टिवली बेटा ये निकल के आएगा -2 -5 3 15/4, ये ओवरऑल मीटर पर सेकेंड। ओवरऑल नेगेटिव का मतलब बेटा कि दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली पास आ रहे हैं।
यानी कि अगर बर्ड देखेगा तो फिश उसे पास आती हुई दिखाई देगी। बोले समझ आई बात? बोले हाँ सर, एक बार समराइज कर दोगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक। तो पूरा का पूरा शुरू से बताता हूं। वाटर सरफेस, बर्ड, फिश। बर्ड का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, इस इंस्टेंट पे इसकी हाइट h। फिश की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इस इंस्टेंट पे इसकी हाइट डेप्थ कितनी d। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1n 4/3। बात खत्म। हमें क्या बताना था? हमें सबसे पहले बताना था डिस्टेंस सीन बाय द बर्ड ऑफ द फिश, कि भाई फिश कितना नीचे, एपरेंट डेप्थ बतानी थी। कुछ नहीं किया, ये जो h था ये तो पूरा जोड़ दिया, इसमें कोई लोड ही नहीं था क्योंकि दोनों ही एयर में। ये वाटर में था तो कन्वर्ट करना था, एपरेंट डेप्थ निकालनी थी। तो ये d डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1। यहां से अपने को h निकल के आ गया, मतलब एपरेंट डेप्थ निकल के आ गया फिश का। इसके बाद हमें बोला गया अब इसकी स्पीड भी बताओ, यानी कि स्पीड ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। तो स्पीड ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड के लिए बेटा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। और बेटा उसका हमने फॉर्मूला लिखा था h + 1/4/3 इंटू डी। इसको डिफरेंशिएट किया dh/dt, 4/3 कांस्टेंट बाहर और dt/dt। अब यहां से अगर देखेंगे बेटा dh/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ h, और बेटा जिस रेट से h चेंज हो रही है वही तो 2 है स्पीड, वो लिख दिया हमने। प्लस h कम हो रही थी इसलिए स्पीड क्या थी? नेगेटिव। उसी तरीके से बेटा ये जो d/dt है, dt/dt, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी कम हो रहा था इसलिए इसको भी क्या लिख दिया? -5 लिख दिया। आई होप बेटा मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर कभी भी इसकी जगह मान लो ये फिश ऊपर की जगह नीचे जाती तो फिर हम यहां पर जो स्पीड लिखते हैं वो +5 लिखते हैं। अगर ये बर्ड ऊपर जाता तो फिर से +2 लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्लस साइन के साथ स्पीड डालनी है, और अगर घटेगा तो माइनस साइन के साथ स्पीड डालनी है। करेक्ट? और बेटा ये अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो अब आप खुद से जो मैं अगला पार्ट लिख रहा हूं वो आप खुद से करोगे और आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालोगे, फिर हम देखेंगे कि आप कर पा रहे हो, सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। राइट? तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है। यानी कि अभी तक हमने क्या पूछा था? हमने पूछा था कि बर्ड देख रहा है और फिश दिख रही है, यानी फिश ऑब्जेक्ट है और बर्ड ऑब्जर्वर है। अब उल्टा कर दो। अब आपको क्या निकालना है? अपनी कॉपी में लिख लो, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश, यानी कि मछली को दिखने वाला बर्ड का हाइट या डिस्टेंस बताना है। बोले ठीक है सर। दूसरा, स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश, यानी फिश को बर्ड कितनी स्पीड से पास आते हुए दिखाई देगी। ये अपना बेटा दूसरा पार्ट है। ये दोनों पार्ट आप अपने आप से करोगे, इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालोगे। एंड विद दिस बेटा वी रैप अप द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हमने लेटरल शिफ्ट देख लिया है, नॉर्मल शिफ्ट देख लिया है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया है, स्नेल्स लॉ देख लिया और रिफ्रैक्शन क्या होता है ऑल टुगेदर वो देख लिया। करेक्ट? बेटा अगला पार्ट जो आने वाला है दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके अंदर हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस, जो कि फ्रेम करता है लेंसेस को। राइट? लेंस मेकर फॉर्मूला एंड एन नंबर ऑफ मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। करेक्ट? तो दैट विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डोंट मिस दैट आउट। करेक्ट? एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। राइट? आई होप यू आर डूइंग गुड। बेटा कीप स्टडिंग हार्ड, विल मीट अगेन। मीनवाइल स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।